हेलो। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस हम तीन पार्ट में करने वाले हैं। पहला इन्वायरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर है। दूसरा पार्ट आपका रहेगा ओजोन रिलेटेड, और तीसरा हमारा रहेगा ग्रीन हाउस ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट, और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं। हम ये तीन पार्ट में वीडियो को करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट एक्चुअली इन्वायरोनेर करके एक फ्रेंच वर्ड है। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है। तो इसका मतलब होता है टू इनसर्कल और टू सराउंड। मतलब अर्थ के चारों ओर जब आप देखते हो तो जो कुछ भी है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है। इन्वायरमेंट को चार हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं: एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम सीधे हाइड्रोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? अगर आप पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो भी पानी वाला पार्ट है, चाहे आप ग्लेशियर ले लो, चाहे आप ओशियंस ले लो, समुद्र या लेक ले लो, ये सारे पार्ट आपके हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। जो भी पार्ट पानी से डील करता है, वाटर से डील करता है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? लिथोस्फीयर आप जहाँ पे खड़े हो, आप अगर अर्थ सरफेस पे खड़े हो, उससे तकरीबन 40 किलोमीटर नीचे चले जाओ आप। 40 किलोमीटर नीचे तक आपका क्रस्ट है, और क्रस्ट के ठीक नीचे एक लेयर आता है मेंटल। अगर आप अर्थ के लेयर को देखो तो सबसे नीचे आता है कोर, इनर कोर, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद मेंटल, उसके बाद फिर आपका आता है क्रस्ट। तो मेंटल का एकदम ऊपरी पोर्शन और क्रस्ट पूरा मिलाकर एक पार्ट आता है, बनता है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। या यूं कह लो कि पृथ्वी का वो पार्ट जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, मिट्टी वाला पार्ट। तो हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? ये लिथोस्फीयर। अच्छा, लिथोस्फीयर में आप एक और चीज़ समझो, यहाँ पे भी अर्थ डिवाइडेड है। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे कौन सा पार्ट आता है? क्रस्ट एक हिस्सा है लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर के ठीक नीचे क्या आता है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर बेसिकली मेंटल से बना हुआ है, ठीक है। और मेसोस्फीयर जो इनर कोर है, ठीक है, सॉरी, सॉलिड इनर कोर प्लस आपका मेंटल मिलाकर आपका मेसोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो तीन हिस्सों में हम लोग अर्थ के नीचे को भी डिवाइड कर सकते हैं: मेसोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर। मेसोस्फीयर आपका नीचे से पूरा तक, एस्थेनोस्फीयर जो आपका मेंटल होता है, ये जनरली थोड़ा सा गर्म होता है, एकदम अच्छा खासा, और मेसोस्फीयर तो बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, ठीक है, जहाँ से हम लावा की उत्पत्ति हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे, लिथोस्फीयर क्लियर हुआ। अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर आपका क्या है? एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग हवा कहते हैं, वातावरण हिंदी में कहते हैं। तो जिसको हम लोग हवा कहते हैं, उसको आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो एटमॉस्फेयर मतलब हवा, ठीक है। एटमॉस्फेयर खुद डिवाइडेड है कई हिस्सों में। कौन कौन से हिस्सों में? आप जहाँ पे खड़े हो उसी से ऊपर चलते जाओगे तकरीबन 18 किलोमीटर तक, 12 से 18 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर 12 से 18 किलोमीटर के बाद आपका स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर। 18, ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है तकरीबन 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। 50 से 80 किलोमीटर तक आपका जाता है मेसोस्फेयर, और 80 किलोमीटर के बाद आपका स्टार्ट होता है थर्मोस्फेयर। और ये कहाँ तक जाता है? ये तकरीबन 700 किलोमीटर तक जाता है। और थर्मोस्फेयर के बाद आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर कहाँ तक जाता है? ये 700 से लेके मान के चलो आपका तकरीबन जो भी ऊपर वाला पोर्शन आ जाए, चाहे आप 2000 किलोमीटर चले जाओ, 2000 किलोमीटर तक ही इन जनरल माना जाता है। तो उसके ऊपर आपका पूरा
एक्सोस्फीयर मतलब एकदम आउटर स्पेस में आप पहुंच चुके हो, वहाँ पे कुछ भी नहीं। अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। ट्रोपोस्फेयर आपके एयर का या पूरा जो स्फेयर एटमॉस्फेयर है ना, उसका 90% जो मास है या वॉल्यूम है ना, मास है, वो आपका कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन होता है। आपको बादल आपको दिखते हैं ना, आप देखते हो, हवा, ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर की मेन फिनोमिना है। ट्रोपोस्फेयर में आपको बादल दिखेंगे, ट्रोपोस्फेयर में आप बलून उड़ते हुए देखोगे, ट्रोपोस्फेयर में ही आपकी थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, बारिश की वजह ट्रोपोस्फेयर में ही है। अब ट्रोपोस्फेयर इतना गाढ़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं, इसलिए। अब सबसे अधिक गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। कितना? तकरीबन 70% के ऊपर। तो आप सोच के देखो नाइट्रोजन कितना ज़्यादा है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जहाँ ख़त्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे शुरू होता है, उस पोर्शन को कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ ख़त्म होता है और मेसोस्फेयर जहाँ पे शुरू होता है, उस पोर्शन को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। और मेसोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होता है और थर्मोस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होता है, उस बीच वाले पोर्शन को कहते हैं मेसोपॉज, ठीक है। और थर्मोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होता है और जहाँ से एक्सोस्फेयर स्टार्ट होता है, उस पोर्शन को कहते हैं एक्सोबेस, या फिर यूँ कह लो थर्मोपॉज, ठीक है। आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो एक कार्बन लाइन कही जाती है। कार्बन लाइन ही मानी जाती है, यहाँ तक ही आप मानते हो कि हवा है, सारी चीज़ें आप फील कर पाओगे। उसके बाद जो है वो आपका वैक्यूम टाइप का एरिया आ जाता है, पूरा एकदम, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। 100 किलोमीटर के ऊपर मानते हैं हम लोग कि डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो कार्बन लाइन, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन लाइन कहाँ है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर के बाद एक कार्बन लाइन है जो डिवाइड करती है होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर है आपका। स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपके जो जेट्स हैं वो चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं? सेम गैसें ही हैं तकरीबन, लेकिन वाटर वेपर उस एरिया में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वाटर वेपर कम होने लगता है, ठीक है। तो एक और चीज़ समझो, मेसोस्फेयर सबसे ठंडा माना जाता है, याद रखना। मीटियोर्स हुए, ये अक्सर जो आप मीटियोर्स देखते हो ना, वो मेसोस्फेयर में होता है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं। थर्मोस्फेयर कहाँ से 80 से लेके 480 किलोमीटर तक हम लोग मानते हैं आइनोस्फेयर। क्यों आइनोस्फेयर? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आयोन्स फॉर्म होते हैं। आयोन्स कैसे फॉर्म होते हैं? आयोन्स ऊपर से जो सोलर रेडिएशन आ रही हैं, उसको छोटे छोटे हीलियम्स या जो छोटे छोटे गैसें हैं जिनकी जो मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है उस एरिया, उस जगह पे, तो वो ऑब्जर्व कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ऑब्जर्व कह रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन गैस, उन अल्ट्रावायलेट रेजेस को। एब्जॉर्ब करने के बाद वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, इसीलिए इस एरिया में आइनोस्फेयर कहते हैं। इस एरिया में आपको ऑरोरा बोरियोलिस या ऑरोरा के बारे में आपको ढेर सारी चीज़ें इस एरिया में दिखती हैं। थर्मोस्फेयर में ही आपके सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं। थर्मोस्फेयर में ही आपको पता हो तो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो थर्मोस्फेयर में ही राउंड मारता है, ठीक है। आइनोस्फेयर में ही ऑरोरा फॉर्म होता है, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा क्या है? आपको पता होगा, कई लोगों से सुना होगा आप लोगों ने, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ठीक है, ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर हल्का हल्का डिक्रीज़ होने लगता है। ये कहाँ पे डिक्रीज़ होता है? ट्रोपोस्फेयर में। किस लेवल तक डिक्रीज़ होगा? ये तकरीबन 12 से 18 किलोमीटर तक ही ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। हर 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। हर 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है, क्लियर।
अच्छा, एक चीज़ और आपको नोट करने की ज़रूरत है। कोई अगर आपसे पूछे कि हमारी सैटेलाइट्स किस स्फीयर में घूमती हैं, जवाब क्या रहेगा? थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। अब दूसरी चीज़ देखो, ट्रोपोस्फीयर में आपका टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज़ होता है। ये देखो, ये टेम्परेचर आपका धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में फिर से आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्यों? कभी आपने सोचा है? उसका रीज़न क्या है? ओजोन लेयर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स से जब टकराती हैं तो यहाँ पे गैसेस, यहाँ पे इस ढंग से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और ठीक वैसे ही मेसोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेसोस्फीयर आपके एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा स्फीयर है, ठीक है। सबसे ठंडा जगह अगर आपको चाहिए तो वो है मेसोस्फीयर। यहाँ पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं, क्लियर। और उसके ऊपर थर्मोस्फीयर है। तो याद रखना, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर कम होने लगता है ऊपर जाने पे, स्ट्रेटोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और मेसोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर आपका क्या होता है? डिक्रीज़ होने लगता है। और थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर, अगर आपको मैं कहूँ कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम तकरीबन जब टकराता है अल्ट्रावायलेट रेज से, तो तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस हीट जनरेट कर पाता है। लेकिन वहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने कम हैं कि उस हीट का जनरेट होना ना होना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए वो स्फीयर उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो टेम्परेचर तो हाई हो जाता है, सॉरी, हीट तो बहुत जनरेट तो हुआ लेकिन बहुत हल्का जनरेट हुआ, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम किसको कहते हैं? बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पे भी लाइफ है, जहाँ पे आप सांस ले सकते हो, जहाँ पे भी आपकी लाइफ है, उसको, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर तीनों से मिलकर बनता है। हाइड्रोस्फीयर में भी जो लाइफ वाला पार्ट है, जहाँ पे आप सांस ले सकते हो, जहाँ पे आपकी पेड़ हैं, जहाँ पे जानवर हैं, उन सारे पार्ट को, इंटर रिलेशंस को हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन। थैंक यू, एंजॉय करो।